नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। वी विल स्टार्ट विथ यूएई। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द मैप ऑफ मिडल ईस्ट, राइट। और यूएई पर फोकस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओमान। ओमान एक देश है जो यूएई के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एंड एज यू कैन सी हियर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसकी लाइन भी यूएई से पास होती है। फिर थोड़ा अगर हम पानी की तरफ आगे बढ़े देन वी फाइंड गल्फ ऑफ ओमान। नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं गल्फ ऑफ ओमान से देन वी रीच हियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। यहाँ पर आप बंदर आबाज भी देख सकते हैं जो एक ईरानियन पोर्ट सिटी है जिसको भारत की मदद से डेवलप किया गया है। अब अगर हम वेस्ट साइड आगे बढ़ें देन वी फाइंड पर्शियन गल्फ का पानी है यहाँ पर। और कतर के बारे में हमने बात की थी, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर यूएई पर अगर हम फोकस करें देन वी फाइंड कि यहाँ पर हैं अबू धाबी, ये रहा एक बहुत ही फेमस सिटी दैट इज़ दुबई हियर। और दूसरे जो एमिरेट्स हैं यूएई के वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर ओमान का एक पोर्शन जो है वो यहाँ पर भी है। तो ओमान मेनलैंड यहाँ पर है और उसका एक दूसरा पोर्शन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली आपको इस प्रकार के टॉपिक्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। डिस्कस हाउ रिस्ट्रिक्टिव बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूएई हिंडर द ग्रोथ ऑफ देयर एविएशन पार्टनरशिप एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब यूएई के जो एम्बेसडर हैं वो आए तो उन्होंने देखा कि हमारा एयरपोर्ट जो है मुंबई का ये तो काफ़ी ज़्यादा नया है, काफ़ी ग्रांड है, काफ़ी बड़ा है। और हमारे देश का जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक्सपांड हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये जो मुंबई वाला एयरपोर्ट है इट ऑफर्स न्यू एवेन्यूज़ फॉर इंडियंस टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो अच्छी बात है कि मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर सिटीज़, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, उनकी भी कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी ही चाहिए ना। क्योंकि अगर हमारा देश जो है अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ की कैटेगरी में आता है इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो व्यापार हैं, इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से एक्सपांड हो रहा है। और अगर आपको बिजनेस करना है देन यू नीड कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटरवेज की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयरवेज की कनेक्टिविटी हो। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव इंटरनेट की कनेक्टिविटी एज वेल। तो आज का जो हमारा फोकस है इट इज़ ऑन एविएशन सेक्टर, एयर कनेक्टिविटी। अब इंडिया की अगर आप सिचुएशन देखें या फिर इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें देन वी फाइंड दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्लोबली। पहले ऐसा नहीं था। पहले एयरक्राफ्ट में बैठना इट वाज कंसिडर्ड ए बिग थिंग। आज लगभग हम सब ने कभी ना कभी जो है वो एयर ट्रैवल कर लिया है। तो इट इज़ गेटिंग वेरी डेमोक्रेटाइज्ड आई वुड से। अब वो समय नहीं रहा है कि सिर्फ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वही फ्लाई कर सकते हैं, राइट। अब लगभग हम सब जो हैं वो नॉट एवरी डे लेकिन वंस ए वाइल वी कैन एटलीस्ट अफोर्ड इट। पहले वो टॉप एलीट क्लास के लिए ही एविएशन सेक्टर जो है वो एक्सेसिबल था। नाउ उड़ान स्कीम लॉन्च की सरकार ने। इसका मेन लक्ष्य यही है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ जो हैं उनमें कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। और जब एयर कनेक्टिविटी किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ तक पहुंचती हैं तो उस क्षेत्र का और उस शहर का ही नहीं लेकिन उसके आजू बाजू का जो पूरा एरिया है उसको भी नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कोई दूसरे शहर में या फिर दूसरे स्टेट में रहने वाला बिजनेसमैन है, बिजनेसवुमन है और उनको लगा कि भाई एक हमारे राज्य का या फिर हमारे देश के दूसरे राज्य का कोई ऐसा शहर है जहाँ पर उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलती है, तो वो सुबह फ्लाइट में बैठेंगे, पूरा दिन वो अलग अलग जो अपने जो भी पोटेंशियल सप्लायर्स हैं उनको मिलकर वापस शाम को घर आ सकते हैं। ये पॉसिबल तब है जब आपकी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में एयर कनेक्टिविटी हो। तो उड़ान स्कीम की वजह से एयर कनेक्टिविटी डेफिनेटली बूस्ट हुई है। अब यूएई और इंडिया की बात करें
तो हमारे देश के लिए अगर आप हमारे देश का और यूएई का आंकड़ा अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि यूएई इज इंडियाज लार्जेस्ट आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट। 2023 में हमारे देश भारत से पता है कितने टूरिस्ट यूएई गए? 4.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख लोग जो हैं वो एक साल के अंदर यूएई गए थे, विजिट किया था यूएई को। तो कितनी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो हर रोज आपको यूएई की देखने को मिलती होगी। चलिए इसको भी देखते हैं। वीकली फ्लाइट ऑपरेशंस को अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन कैरियर्स हैं ये 600 जितनी वीकली फ्लाइट्स जो हैं वो यूएई में ऑपरेट करती है। और यूएई के कैरियर्स की बात करें तो दे ऑपरेट 500 वीकली फ्लाइट्स टू इंडिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इज़न्ट इट? यही सिर्फ 600 और 500 देखें देन वी फाइंड के एक हफ्ते के अंदर हमारे देश में से 500 यूएई की जो फ्लाइट्स हैं वो यूएई के कैरियर्स ऑपरेट करते हैं और हमारे 600, तो टोटल 1100 फ्लाइट्स। सो दिस इज़ अ बिग थिंग, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर हम रियल टाइम सप्लाई और डिमांड को देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है। करंट फ्लाइट नंबर्स जो हैं वो डिमांड को मीट नहीं कर पाते, और क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टिकट की प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस रहती है। तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रेगुलेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। कैसे रिस्ट्रिक्टिव है? फॉर एग्जांपल यूएई के जो कैरियर्स हैं ये हमारे देश के सिर्फ 15 सिटीज़ में ही ऑपरेट कर सकते हैं। दे शुड बी एबल टू ऑपरेट इन 30, 50, 60 सिटीज़। लेकिन ये बायलैटरल रेगुलेशन जो है एविएशन को लेकर ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, तो इसकी वजह से बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, अहमदाबाद, देन आपके भी स्टेट्स के कुछ ऐसे शहर होंगे, राइट? दिल्ली हैं, देन वी हैव कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। तो ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ से ही आपको यूएई की डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। आपके शहर में अगर इफ़ यू आर लिविंग इन ए टियर 2, टियर 3 सिटी, तो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो नहीं है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर कुछ जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परमिशन मिल चुकी है तो क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव बायलैटरल रेगुलेशन है तो इसकी वजह से वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं आती हैं। तो कुछ ऐसे शहर जैसे गुजरात की मैं बात करूँ तो सूरत है, मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएई जाते हैं, बट दे हैव टू ट्रैवल टू सम अदर प्लेस टू गेट अ डायरेक्ट फ्लाइट टू यूएई। या फिर यूएई से कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है तो उसको भी एक बड़े एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से वाया रोड जो है वो जाएंगे। तो जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमें चेंज करने की ज़रूरत है। फ्यूचर ट्रैवल डिमांड जो है इसको मीट करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। और सिर्फ एयरपोर्ट्स ही नहीं, अगर एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें ये जो करियर्स हैं उनको जो कैरियर्स जो हैं उनको और ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन हमें देनी पड़ेगी। एवरी 1% इंक्रीज इन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एड 10 मिलियन ट्रैवलर्स, राइट? नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच में CEPA है। CEPA इज इक्वल टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस पर ये कोई नई बात नहीं है, इससे लगभग इसको 1.5-2 साल हो चुके हैं CEPA को, इंडिया और यूएई के बीच में जो CEPA है। तो एक तरफ हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एयर कनेक्टिविटी चीज़ें जो हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। तो सबसे पहले वी नीड मॉडर्नाइज्ड एविएशन स्ट्रेटजी। ए प्रोग्रेसिव अप्रोच इज नीडेड टू अलाइन विद CEPA। जब ये मॉडर्नाइज्ड एविएशन स्ट्रेटजी CEPA के साथ अलाइन होगी तो एक सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा और हमारे देश में खास करके जो रीजनल ग्रोथ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। नाउ द यूएई जो है इट इज़ रेडी टू सपोर्ट इंडियाज़ एविएशन एम्बिशंस। जो भी टारगेट्स हम अचीव करना चाहते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स जो रखें हैं, इसमें यूएई सपोर्ट देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल जो इंडिया का MRO इंडस्ट्री है, MRO का मतलब होता है कि जब दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट यहाँ पर आते हैं तो फ्यूल, रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए आपको पूरी एक इंडस्ट्री, पूरा एक सेटअप चाहिए। तो इस सेटअप में यूएई जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ पायलट की ट्रेनिंग जो है उसमें भी यूएई जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। भारत जो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता है, उड़ान स्कीम को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो यहाँ पर भी यूएई अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। वी नीड ए कंबाइंड स्काई इकोसिस्टम
और इसकी वजह से दोनों देश का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमर्जिंग इंडियन सिटीज़ कैन अचीव सीमलेस कनेक्टिविटी, एविएशन पार्टनरशिप कैन अनलॉक इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। और यूएई इंडिया टाइज जो हैं ये लिमिटलेस पोटेंशियल को एग्जेम्प्लीफाई करती है, और ख़ास करके एविएशन कोलैबोरेशन की बात करें तो स्काई इज़ द limit when it comes to India and UAE. Now dear friends, let's move on to the next topic, right? ये space के साथ जुड़ा हुआ topic है. Examine the connection between the Trump administration's rhetoric on domination and NASA's evolving policy priorities. बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नासा के एटीट्यूड में भी हमें देखने को मिला है। अब रही बात यूएसए के स्पेस प्रोग्राम की, तो आई एम श्योर इट्स ए कॉमन नॉलेज कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट और सबसे फार साइटेड, मोस्ट फार साइटेड अगर कोई स्पेस प्रोग्राम है तो ये यूएसए का स्पेस प्रोग्राम है। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें हम, तब अभी कुछ समय पहले ही 2 मार्च की बात है, कुछ दिनों पहले की इनफैक्ट ये चीज़ हुई कि फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है, इट बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू सॉफ्ट लैंड ए रोबोटिक लैंडर ऑन द मून। ये 2 मार्च को ये चीज़ हुई। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऐसे प्रश्न जो हैं वो कई बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की, तो दैट इज़ फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये यूएसए की ही कंपनी है और इसमें नासा का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यूएसए का जो नासा है, नासा के जो अभी एक एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है जेनेट पेट्रो। जेनेट पेट्रो का जो स्टेटमेंट आया है, इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। इससे पहले नासा जो है वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं देता था। उन्होंने ये कहा है कि जो स्पेस का डोमेन है उसमें यूएसए का डोमिनेशन होना चाहिए, यूएसए का राज होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यूएसए का जो लक्ष्य है वो यही है, यानी कि नासा का जो लक्ष्य है वो यही है कि मून और मून के आसपास का जो और दूसरे जो सिसल्यूनार जिसको हम कहते हैं स्पेस, ये सारी चीज़ें यूएसए जो हैं वो कैप्चर करना चाहता है। यहाँ पर दबदबा अगर किसी का हो तो यूएसए का हो, ऐसा स्टेटमेंट नासा की तरफ से उन्होंने दिया है। FAA की बात करें, यूएसए की ये एजेंसी है, तो अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि जो स्पेस एक्स, एज यू नो स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, तो उनका जो एक रॉकेट है वो वापस आ रहा था और फिर ये बिखर गया। तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं ये पोलैंड पर पड़े। तो FAA ने ये कहा कि भाई इसकी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम नहीं उठाएंगे। FAA का कहना यह है कि ओवरसाइट एंड्स वंस प्राइवेट कंपनीज लूज कंट्रोल ऑफ देयर स्पेसक्राफ्ट। अगर एक प्राइवेट कंपनी, फॉर एग्जांपल इस केस में बात हो रही है स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स अगर अपने जो ये अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसका कंट्रोल अगर स्पेस एक्स के पास से चला गया है तो इसमें फिर FAA जो है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार का एक आंसर जो है, इस प्रकार का जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया है। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स के नासा का ये जो स्टैंड है अभी, तो इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ट्रम्प साहब के बारे में आप जानते हैं किस प्रकार से वो चीज़ों पर एक स्टैंड लेते हैं, किस प्रकार से वो बातें करते हैं, राइट। तो सेम थिंग वी कैन सी इन पेट्रोज कमेंट एज वेल। और ये जो चांद हैं या फिर उसके आजू बाजू की जो स्पेस हैं, सिसल्यूनार स्पेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रेट कॉमन्स में आती हैं। आई वुड लाइक टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस वन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब, एक बहुत ही डीप रिलेशन है मेरा पर्सनल इस किताब के साथ। इसका नाम है सोफीज़ वर्ल्ड। नाम ये सोफीज़ वर्ल्ड नाम की जो बुक है उसके जो राइटर हैं जस्टिन गार्डनर उनका नाम है। तो जब मैंने किताबें पढ़ने की शुरुआत की तो ये स्टार्टिंग की बुक्स में से ये एक थी और ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। और फिर मैंने उनकी दूसरी किताबें पढ़ी जैसे कि दी ऑरेंज गर्ल हैं, क्रिसमस कैलेंडर, इस प्रकार की किताब, नॉवेल्स हैं ये, राइट। तो ये जब नॉवेल्स मैंने पढ़ी तो स्पेस के बारे में मुझे एक नया, मीन्स मैं उसके सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता हूँ उस नॉवेल के, आप खुद पढ़िएगा उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी वक्त मिले यू कैन रीड, अगर आप नॉवेल्स में हैं, इफ़ यू लाइक नॉवेल्स तो यू विल लव दिस नॉवेल। मुझे तो बहुत पसंद आई।
तो मैंने एक जो चीज़ इस किताब में से सीखी जो मुझे आज भी याद है, जो हमेशा मेरे जहन में रह गई, एंड दैट इज़ कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये यूएसए है, ये इंडिया है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये अलग अलग ऐसे हैं, राइट। फिर हम देश के अंदर ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, इस प्रकार के अलग अलग डिविजन्स में हम रहते हैं। फिर ये मेरा शहर, ये आपका शहर, फिर ये कास्ट, वो कास्ट, ये इस प्रकार के डिविजन्स आपको हर जगह पर देखने को मिलते ही रहते हैं। तो पृथ्वी पर तो हमारा यही चक्कर है, लेकिन कुदरत ने तो एक ही पृथ्वी बनाई। कुदरत ने कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं क्रिएट की हैं, जो है वैसा है। हमने पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो हैं वो क्रिएट किए इंसानों ने। दिस इज़ वन थिंग। नंबर टू, ये सारे जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि यूएसए वर्सेस इंडिया, यूएसए वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर लिमिटेड हैं। जब हम पृथ्वी के बाहर निकलते हैं तो इट इज़ नॉट कि यूएसए के साइंटिस्ट गए, रशिया के साइंटिस्ट गए, इट इज़ एक इंसान वहाँ तक पहुँचा। जब मार्स पर हम पहुँचे तो भारत के लिए ऑफ कोर्स ये अचीवमेंट था, लेकिन सिर्फ ये भारत के लिए अचीवमेंट नहीं था, ये इंसानों के लिए, जो ह्यूमन रेस है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो स्पेस की जितनी भी चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो ये सारी चीज़ें ग्रेट कॉमन्स में आती हैं। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये हम सब के लिए इक्वल है, चाहे उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो ना हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो नासा के या फिर इसरो के अगर आप साइंटिस्ट हैं या फिर एस्ट्रोनॉट हैं तभी आप इस पर क्लेम, नो, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ अबाउट ह्यूमन रेस। जस्ट इमेजिन के एक वक्त था जब गुफाओं में हमारे फोर फादर्स रहा करते थे और आज हम स्पेस में जाने लगे हैं। तो इंसानों का, ये ह्यूमन रेस का कंट्रीब्यूशन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछली पीढ़ी ने कुछ किया तब जाकर आज हम कर रहे हैं, और आज जो हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को वो काम आएगा। लेकिन ये जो प्रोटेक्शनिज्म वाली चीज़ें अगर हमें स्पेस में भी देखने को मिल जाए, देन इट मीन्स कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्पेस डोमेन में भी देखने को मिलती रहेगी। प्रोटेक्शनिज्म एंड लीगल गैप्स थ्रेटन इक्विटेबल एक्सेस टू दीज रिसोर्सेस। तो इसके लिए इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसीज जो हैं उनको मिलकर इस प्रकार के यूनिलैटरल एक्शंस कि कोई एक देश जो हैं उनके पास सबसे एडवांस चीज़ें हैं तो वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे, तो इन सारी चीज़ों पर एक वी हैव टू कल्टिवेट सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हम इस ऐसी चीज़ों को रेजिस्ट कर सकें। एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएसए या फिर किसी भी कोई भी देश का ऐसा डोमिनेंस ना हो व्हेन इट कम्स टू स्पेस। सो दिस वाज टॉपिक नंबर 2 ऑफ द डे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, EPIC। इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में रहा, राइट। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो रूल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, क्या खामियां हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक है, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एमिड्स एलिगेशंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन वोटर्स रजिस्ट्रेशन। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ही तो हमारा कॉन्फिडेंस, अगर ECI जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर होगी, हमारे देश की डेमोक्रेसी पर। फिर डेमोक्रेसी जो है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस में इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो इलेक्शन पर से हट जाएगा और इनडायरेक्टली डायरेक्टली डेमोक्रेसी जो है वो भी हमारी वीक हो जाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी इज, जो अब्राहम लिंकन साहब ने कहा ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। सो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्फिडेंस, वोटर का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी। किस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है? एक तो जो हमने देखा अपॉइंटमेंट को लेकर हो रहा है, अब एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस समय पर जितने वोटर्स थे उसके 6 महीनों के बाद जो वहाँ का स्टेट इलेक्शन हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें 48 लाख एडिशनल वोटर्स जो हैं वो ऐड हुए। जस्ट इमेजिन कि लेट्स से कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो वोट
वोट देने के लिए एलिजिबल थे इन लोकसभा। उसके 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तो अब एलिजिबल वोटर्स जो हैं ये 2 करोड़ 48 लाख हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा जंप जो है वो कैसे हुआ? इसका जब जवाब ईसीआई को पूछा गया तो इसका कोई भी जवाब जो है वो ईसीआई नहीं दे पाया। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है। एक चीज़ है ईपीआईसी जिसको कहते हैं इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये हम सबके पास होगा, राइट? मेरे पास पुराना वाला है, आपके पास शायद ये नया वाला होगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसमें एक नंबर रहता है, राइट? ये बेसिकली वोटर आईडी कार्ड जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। दैट्स व्हाट दिस ईपीआईसी इज। नाउ हमारे यहाँ पर ऐसा है कि अलग अलग इलेक्टोर्स जो हैं उनके पास सेम ईपीआईसी नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सैंपल में है तो ABC 1 2 3 4 5 6 ये नंबर मेरे पास भी हैं और यही नंबर जो है वो आपके पास भी हैं। ऐसी सिचुएशन है। अब ऑफ कोर्स फोटो इसमें अलग होगा, नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ ओपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका कंसर्न ये है कि इस चीज़ की वजह से क्रॉस वोटिंग हो रहा है। एक ही नंबर की वजह से या फिर डुप्लीकेट नंबर्स होने की वजह से लोग जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। शेयर्ड ईपीआईसी नंबर्स आर नॉट प्रॉब्लमेटिक इफ वेरीफाइड आईडीज आर यूज। अगर आप एक वेरीफाइड आईडी यूज़ करते हैं तो इसका कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका फ़ोटो होगा, नाम होगा, सेम नंबर वाले कार्ड में किसी और का फ़ोटो और ये चीज़ होगी, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज मल्टीपल ईपीआईसी नंबर्स अक्रॉस स्टेट्स रेज कंसर्न्स। अलग अलग स्टेट्स में एक ही नंबर जो है वो अलग अलग स्टेट्स के लोगों के पास हैं, तो इससे थोड़े कंसर्न्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि एक माइग्रेंट जो है वो अपने होम स्टेट में, लेट्स से कि दैट माइग्रेंट इज़ फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में वो वोट दे सकता है और जिस स्टेट में वो रह रहा है, लेट्स से ही इज़ लिविंग इन मुंबई, तो वहाँ पर भी वोट दे सके। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। तो ये डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर्स जो हैं, सबसे बड़ा रिस्क है मिस यूज़ का। अब ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आधार के साथ इसको लिंक किया जाए, लेकिन आधार इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप, आधार इज़ फॉर रेसिडेंस। अगर आप एक एनआरआई हैं, लेट्स से आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, यू आर ए ब्रिटिश सिटीजन, इंडिया के सिटीजन नहीं है, भले ही आप इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन करंटली आप लीगली ब्रिटेन के सिटीजन हैं। और अगर आप 90 डेज से ज़्यादा दिनों तक इंडिया में रहते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर आधार। ओके, अब आपके पास आधार आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के सिटीजन हो गए, राइट? ये आप यहाँ के रेसिडेंट है, उसके लिए आधार प्रूफ हो सकता है, लेकिन सिटीजनशिप के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आधार को अगर आप ये ईपीआईसी के साथ लिंक करेंगे तो फिर आपकी पूरी प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो इससे ये सारे डेटा का मिसयूज़ जो है ये भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। फिर आधार में जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो बहुत सारे जो ऐसे है जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, तो उनके जो पाम्स हैं, उनके जो हाथ हैं, तो उनकी फिंगर प्रिंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी घिस जाती हैं। सेम थिंग गोज़ विथ सीनियर सिटीजन्स। तो इसकी वजह से उनको वोट देने से वो एक्सक्लूड हो सकते हैं, ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो वी नीड टू फाइंड सम अल्टरनेटिव फॉर दिस। इसका सॉल्यूशन जो है वो ईसीआई को ही निकालना पड़ेगा। एक प्रॉपर डी डुप्लीकेशन की एक्सरसाइज जो है ये करने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में इतनी सारी टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स जो है वो इतना एक अच्छा सब्जेक्ट है, राइट? इस पर इतनी नॉलेज और इतने धुरंधर लोग हमारे यहाँ पर हैं, तो वी कैन क्रिएट a unique EPIC number for each and every individuals. Voters should not only vote in their area, voters should only vote in their area of residence. जिस जगह पर वो रहते हैं सिर्फ वहाँ पर वो वोट दे पाए, फिर अपने घर जाकर भी वापस वोट दे, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डी डुप्लीकेशन की एक्सरसाइज जो है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन करके ECI को करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। एआई के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि एक नया टॉपिक है और इस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर कि जब क्रिप्टो करेंसी, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आई थी, तो अलग अलग एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में इसको लेकर प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे।
इंटरव्यू में पूछे गए। सेम थिंग गोज विथ एआई एज वेल, कि एआई के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, एआई के बहुत सारे फायदे भी हैं, हाउ वी कैन रेगुलेट एआई, ये सारी चीज़ें। तो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स, जिनको AISI कहते हैं, in mitigating global AI risks such as cyber security, threats and disinformation. भारत ने अभी कुछ समय पहले हमने इसके बारे में भी बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, कि भारत को कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिस पर फोकस करना चाहिए, कैसे हम एआई का जो एआई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल यूएसए का ChatGPT है, चाइना का DeepSeek है, तो क्या हमें ऐसा ही मॉडल बनाना चाहिए या फिर इससे अच्छा है कि हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ करके दूसरे लोगों को सिखा सकें और इसका इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएं, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट टॉपिक, सो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट डिस्कशन। इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इंडिजीनियस एआई मॉडल, जिसके बारे में हमारे मिनिस्टर ने, IT मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था, और इसके साथ साथ इंडिया इज गोइंग टू एस्टैब्लिश एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा फोकस जो है इज गोइंग टू बी ऑन AISI, राइट। नाउ AISI जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर अंडर इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन का ही ये पार्ट है कि हम ये मॉडल बनाएंगे, हम AISI जो हैं उसको भी इसी के तहत हमने क्रिएट करने का एक प्लान बनाया है। दूसरे देशों की बात करें, जैसे कि UK, USA, सिंगापुर, जापान, ये सारे देशों ने 2023 से AISI जैसी सिस्टम जो है वो डेवलप की है। और AISI जो चीज़ है ये, इट बेसिकली फैसिलिटेट्स कॉमन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI रिस्क, के AI के साथ जुड़े हुए जो रिस्क हैं, तो UK भी, USA, ये सारे देश जो हैं वो ऐसा इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल UK ने एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है, इसके UK का जो AISI है उसके तहत ही ये चीज़ लॉन्च की गई, इट्स कॉल्ड इंस्पेक्ट। तो इसमें AI के साथ जुड़े हुए जो रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर शेयर किए जाते हैं। USA का जो AISI है, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सिंगापुर का जो है, तो ये कंटेंट एश्योरेंस और सेफ मॉडल डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है। मेटी, हमारी जो IT मिनिस्ट्री है, इसने अनाउंस किया है कि हमारा जो AISI है, इट्स गोइंग टू ऑपरेट ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। मतलब यह है कि सरकार जो है ये एकेडेमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सारी चीज़ों के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करती जाएगी। इसमें 8 चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, राइट। और फोकस एरियाज जो है, इट इज़ वाटर मार्किंग, एथिकल फ्रेमवर्क, रिस्क मैनेजमेंट, डीप फेक डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें। और ग्लोबल जो AISI जैसे UK, USA, सिंगापुर, जापान, इनके साथ भी हमारा AISI जो है वो कोलैबोरेट करेगा। अभी जो लास्ट AI समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इससे पहले की जो हुई थी दैट वाज इन UK, और UK में एक जगह है ब्लेचली। तो ये ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है उसमें जो साइबर सिक्योरिटी और डिसइंफॉर्मेशन के जो रिस्क जुड़े हुए हैं AI के साथ, तो इसको लेकर एक डिक्लेरेशन किया गया कि वी नीड टू फाइट दिस थिंग टुगेदर। हमारा जो AISI है इसको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, लोकल रेलेवेंस विथ ग्लोबल अलाइनमेंट, के लोकल जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजन की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी डाइवर्स है, इजंट। तो ये डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट है, इन दोनों का एक फाइन बैलेंस लेकर हमें चलना पड़ेगा। इसी के साथ एक इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए कि चाइना का जो AI है तो वहाँ का AISI है वो कुछ नई चीज़ें सीख रहा है कि इस प्रकार के रिस्क है, तो वो तुरंत ही भारत जो है वो सीख सके। तो ऐसा कोलैबोरेशन, और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, एक कॉमन लैंग्वेज जब हम यूज़ करेंगे एक ही फील्ड के लिए, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड के लिए अलग अलग देश अलग अलग टर्मिनोलॉजी या फिर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ बेटर कि इनमें भी हम एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो ढूंढें, और पूरी जो AI की सप्लाई चेन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की जाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक देश जो है वो AI को रेगुलेट नहीं कर सकता, सारे देशों के इंस्टीट्यूशंस जब मिलकर कोलैबोरेट करेंगे तभी ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है। भारत की एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज या फिर इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन जब भारत AI में आगे बढ़ेगा, भारत का AISI जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों को भी मिलेगा। सो जो भी गैप्स हैं
एथिकल एआई डेवलपमेंट के इसको फुलफिल करना, इंडिजिनस टूल्स का इस्तेमाल करना और ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी होना, तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड व्हेन इट कम्स टू AISI ऑफ आवर कंट्री इंडिया. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. एक ऐसा टॉपिक है जो जिस पर डिस्कशन चलती ही जाती हैं. हर एक न्यूज़पेपर में आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे और मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें, राइट. तो आज की जो डिस्कशन है, दिस इज क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस इन सिक्योरिंग US सपोर्ट फॉर यूक्रेन एमिड्स strained relations between Zelensky and Trump and its implications for European security. अभी जो ओवल ऑफिस में जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा, इस पर हमने डिस्कशन की थी. अब क्योंकि भड़क गए या फिर एक झगड़ा जैसा हो गया यूक्रेन और USA के प्रेसिडेंट के बीच में, तो ये चीज़ जो है ये रशिया के लिए तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा. तो रशिया विल कंटिन्यू अटैकिंग. उसको पता है कि यूक्रेन जो है उसकी सिचुएशन अभी काफ़ी क्रिटिकल है. USA का सपोर्ट अभी अनसर्टेन है, इस चीज़ को लेकर अभी कोई सर्टेनिटी नहीं हुई है. और कॉमन इंटरेस्ट अगर हम देखें USA का, यूरोप का और यूक्रेन का, तो यही है कि रशिया को रोका जाए और जो एक्सेप्टेबल टर्म्स हैं इसमें रशिया को रोका जाए. यूक्रेन को चाहिए सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता और सिक्योरिटी गारंटीज़. और पुतिन को या फिर रशिया को डिटर करना, रशिया को स्टॉप करना कि फ्यूचर में रशिया इस प्रकार के अटैक्स, नए युद्ध जो हैं वो यूरोप के दूसरे देशों पर ना करे, इस चीज़ को लेकर भी कुछ गारंटीज जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेगी. अब ट्रंप साहब का जो फॉर्मूला है यूक्रेन को लेकर वो ये है कि भाई USA की पिछली जो सरकार थी उसने आपको काफ़ी सारे पैसे दिए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं. अब उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, USA का कोई फ़ायदा नहीं है. तो व्हाट वी नीड इज़ कि हमने जो इतना पेमेंट दिया तो वो पैसे आप वापस कैसे देंगे. तो उनका कहना यह है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो हमें दीजिए, हम मिलकर, आपकी कंपनीज और हमारी कंपनीज जो हैं वो मिलकर उन मिनरल्स को निकालेगी, जो भी बेचेंगे पैसे आएंगे तो उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो आपके रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा. इसके साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूरोप जो है वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो मिले और उसमें कुछ थोड़ा बहुत बैकअप जो है वो USA का रहेगा. USA डायरेक्टली वहाँ पर अपने सोल्जर्स को भेजने की बात नहीं कर रहा है और ऐसा करेगा भी नहीं, लेकिन यूरोपियन देश जो है वो मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करे और बैकअप के तौर पर USA जो है वो खड़ा रहेगा कि भाई हम कहते हैं ना कि मैं बैठा हूँ, आप जाओ देख लो, अगर कुछ होता है तो आई विल बी देयर. इस प्रकार की चीज़ें जो है वो USA करना चाहता है. और इसी चीज़ को लेकर अभी हुआ ऐसा कि लंदन में UK के प्राइम मिनिस्टर जो हैं स्टारमर, तो उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को, मीन्स ज़ेलेंस्की वहाँ पर गए थे और दूसरे यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको होस्ट किया. और UK और फ्रांस जो हैं उन्होंने सीज़ फायर कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस है, ये सारी चीज़ें क्राफ्ट की और ये प्रपोजल जो है सिक्योरिटी प्रपोजल ये USA के पास रखा जाएगा. तो यहाँ पर UK और फ्रांस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं कि डायरेक्टली ज़ेलेंस्की की बात जो है वो ट्रंप नहीं सुन रही है, फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है, तो फिर हम इसमें आते हैं और फिर हम समझाएंगे. तो बीच में ऐसा एक स्टैंड जो है वो इन दोनों देशों ने लिया है और दूसरे यूरोपियन देशों ने लिया है. और उन्होंने कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऐसा एक ग्रुप भी फॉर्म किया. तो इसमें मैक्रोन और स्टारमर यानी कि UK और फ्रांस जो हैं वो मिलकर चाहते हैं कि यूरोपियन देश जो हैं वो रशिया के अटैक्स के सामने खड़े रहें. और कहीं ना कहीं यूरोप जो हैं वो ये भी दिखाना चाहता है USA को, देखिए हम भी, हमसे जो हो सकता है, जो भी हमारी कैपेसिटी है, वी आर डूइंग आवर शेयर, वी आर डूइंग आवर रोल, वी आर प्लेइंग आवर रोल. हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए. अब कौन कौन सा ऐसे एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन सा ऐसे ऑप्शंस हैं कि यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले. एक तो ये है कि मिनरल डील, जिसके बारे में आप जानते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि लोन्स दी जा सकती है बाय US एंड EU, वेपन्स प्रोक्योर किए जा सकें और फिर युद्ध जब ख़त्म हो जाए तो फिर डेवलपमेंट के लिए. और तीसरा ऑप्शन ये है कि रशियन सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं, जो फंड हैं, तो ये फ़ंड को यूरोप में फ्रीज़ किया गया जो फंड है, तो इस फंड का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है. लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, आप ऐसा ही इसे नहीं कर सकते, इट्स गोइंग टू बी टेक्निकली डिफिकल्ट. अभी जो ज़ेलेंस्की साहब और ट्रंप साहब के बीच में जो अभी तू मैं हुई, तो इसने चीज़ों को, USA के सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है. और कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी यूरोप पर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है. वो इस प्रकार का प्रेशर डालकर ये भी देखना चाहते हैं कि भाई पहले आप अपने कमिटमेंट्स जो हैं वो बताइए, आप क्या क्या करेंगे. एक बार आप क्लियर हो जाए और फिर हमें लगता है देन वी विल
जंप इनटू इट, या फिर वी विल गिव यू अ बैकअप। तो इस प्रकार की सिचुएशन भी डिप्लोमेसी में हमें देखने को मिल रही है। एनीवेज, यूक्रेन में ये जो युद्ध हो रहा है इसको जल्द से जल्द बंद करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ यूक्रेन की सॉवरेनिटी और उस EU में इसका इंटीग्रेशन हो, इसके लिए और काम करने की ज़रूरत है, और रशिया का जो एग्रेशन है उसको भी ब्रेक लगाने की, और इसी के साथ नेटो जो है इसका एक्सपांशन जो है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लेट्स होप कि जल्द से जल्द हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज़, यूक्रेन और रशिया जो हैं, वो दोनों चाहते हैं कि ये 3 साल हो गए इस युद्ध को, सो बोथ आर विलिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही है कि वो इस युद्ध पर ब्रेक लगाना चाहते हैं दोनों पार्टीज, राइट। और पूरी दुनिया, इनफैक्ट हम भी चाहते हैं, यूरोप भी चाहता है, USA भी चाहता है, लेकिन कोई ऐसा आगे नहीं करेगा कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं ये बंद कर दो, नहीं। ये टैक्टिक्स जो है वो चलती रहेगी, लेकिन आई थिंक आने वाले भविष्य में, नज़दीक के भविष्य में इस पर एक विराम हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये सीरीज़ जो है इसका इंट्रोडक्शन मुझे पहले ही दे देना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टॉपिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो दिस सीरीज़ विल हेल्प यू विथ क्रिटिकल एनालिसिस स्किल। इसी के साथ एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। और ये सीरीज़ जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा मैसेज भी किया था कि जो पुरानी सीरीज़ थी उसका नाम था द हिंदू एनालिसिस, राइट। तो उसमें क्या था कि सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को ही हम समझते थे, लेकिन ये जो सीरीज़ है डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि इट्स बिन नियरली 1 डेकेड, राइट। मैंने जब शुरुआत की थी वीडियोस बनाने की तो मेरी एक खुद की चैनल हुआ करती थी बहुत सालों पहले, तब यूट्यूब में ये सारी चीज़ें नई थी। तो उस समय पर आई यूज्ड टू क्रिएट हिंदू एनालिसिस के वीडियोस, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, देन आई स्टार्टेड कवरिंग टॉपिक्स, या फिर ये सीरीज़ जो है आई हैड अ डिस्कशन विद बिग चैनल, राइट, स्टडी IQ। तो उसमें इंग्लिश जो था, एक हिंदी हुआ करता था उसका वर्जन, वो एक और फैकल्टी लेते थे, आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द इंग्लिश वर्जन ऑफ हिंदू एनालिसिस। और मेजर डिफरेंस हमेशा से यही रहा है कि मेरा सबसे पहले जो एक लंबे समय से मेरा जो फोकस रहता है दैट इज़ ऑन एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स, राइट। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। न्यूज़ आर्टिकल्स जो है, न्यूज़ हैं तो ये आप समझ सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स जो हैं उनको समझाना इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सबसे डीपेस्ट नॉलेज जो है वो भी यहाँ पर ही होती है एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स में। इसमें इंफॉर्मेशन कम और नॉलेज ज़्यादा रहती है। तो मेरे इतने सालों का जो भी एक दशक का जो अनुभव है, उस अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज़ अभी चल रही है ना, करंट अफेयर्स एनालिसिस जिसका नाम दिया है, नाम में क्या रखा है, लेकिन एज यू कैन सी कि हर रोज़ क्या होता है कि मैं आपको एक मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी देता हूँ और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन और उसका आंसर आपको मिलता है। तो हर रोज़ 5 टॉपिक, तो जस्ट इमेजिन कि अगर 30 डेज़ हैं तो 150 टॉपिक्स जो हैं वो आपके हो गए। कितने अलग अलग, USA वाला ही आप देख लीजिए, आप USA और यूक्रेन वाला युद्ध जो है उसको देखिए, राइट। तो यू विल फाइंड कि उस पर कितने अलग अलग एंगल से बात की। AI को देखिए तो कितने अलग अलग एंगल से बात की। जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है तो इसमें भी कितनी नई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड होती जाती हैं, इसलिए, और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट ही हैं। सो दिस सीरीज इज़ फार बेटर from my point of view. This is one of the best so far by me, and थोड़े टाइम आप इसको देखते रहिए and you will feel कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. So that's everything as far as this series is concerned, this video is concerned. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.